अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट जो सर सैयद यूनिवर्सिटी का पेपर देना चाहते हैं। मैथमेटिक्स 2015, 16, 17 के बाद आज 18 आपकी खिदमत में सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे पहले एमसीक्यूज है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन नल सेट। तो यहाँ पे तरीकाकार इस तरह से होगा कि हमें इसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे आप आंसर निकाल सकें। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन नल सेट। अब बी इंटरसेक्शन नल सेट को देखा जाए तो इसका कॉमन नल सेट ही होगा, जो कि नल सेट में कुछ भी नहीं होता। तो यकीनी तौर पे पहले बी इंटरसेक्शन नल सेट को सॉल्व करते हैं तो नल सेट आता है, चूँकि उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर यकीनी तौर पे जब उसमें कुछ नहीं होता तो ए यूनियन नल सेट बी आंसर ए ही आंसर आएगा, और ऑप्शन भी इसका इत्तेफाक से ए है। अच्छा, अब नंबर 2 में है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डैश। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला होता है जो कि ए प्लस बी आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका फार्मूला जो है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे बुनियादी तौर पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, रूट से जो भी नंबर बाहर निकलता है वो रियल नंबर होता है, और रियल में दोनों आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाता है, इर्रेशनल नंबर भी आ जाता है, चूँकि नेगेटिव कभी भी बाहर नहीं आता। अब नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक दी गई है जिसे हम लिख लेते हैं, और इसमें इसके रूट से मुतालिक आपसे पूछा है। अब ज़ाहिर सी बात है कि ऊपर का कॉम्प्लेक्स से था, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और तरतीब और चैप्टर वाइज चल रहे हैं। और यहाँ पे फार्मूला है डी इक्वस टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए 9 है, बी 12 है, और सी आपको पता है कि 4 लिखा हुआ है। अब डिस्क्रीमेंट की अंदर आपको रफली तौर पे सॉल्व करते हुए इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे, बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 है, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये हमें पता होना चाहिए कि एक तो ये इक्वल होता है और दूसरा ये रैशनल होता है। चूँकि रूट से बाहर भी आ जाता है तो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो ये हमारे ऑप्शंस के अंदर इक्वल एंड रैशनल है। और ऑप्शन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अब आगे नंबर 4 में परमोटेशन दिया है 5p1 इज इक्वस टू किसके इक्वल है। तो इसका सबसे पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए। NPR का फार्मूला क्या है, फार्मूले तकरीबन सारे याद होने चाहिए। तो इसका फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n क्या है, n 5 है, ठीक है, और r क्या है जो कि 1 है। कैलकुलेटर भी इसे सॉल्व कर सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन आप मैनुअल करें तो यहाँ पे आप 5 फैक्टोरियल आ जाएगा जो कि n 5 है, और 5 में से 1 r का यानी r 1 है, तो लेस करेंगे तो ऊपर 5 फैक्टोरियल तो वैसे ही फ़िलहाल लिखेंगे, और नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और 4 फैक्टोरियल अपॉन का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आंसर जो कि 5 है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर ए है। नंबर 5 है, यहाँ पे आपको साइन थीटा दिया हुआ है और कहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वैल्यू भी है 4/5। तो टेन थीटा की वो वैल्यू पूछना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब साइन थीटा की चूँकि वैल्यू दी है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू दी है वो 4/5 है, और इन्होंने ये भी साथ में कहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो टोटल 4th क्वाड्रेंट होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी हो, ठीक है। एक तरह से ये इनका घर होता है सभी का, और अक्सर मैं कहता हूँ कि ये दादा अबू का इनका घर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और फार्मूला हमारे पास पहले है कि कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 16/25 है। अब चूँकि रूट के अंदर एलसीएम लिया जाएगा, और जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16/25 है।
और थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ता है और आपको लाजमी तौर पे इसके लिए कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। तो 3/5 इसका आंसर आ गया। और अभी तो आंसर नहीं आया, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आई। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वैल्यू साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस रखते हुए 4/3 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर करार पाया। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं तो हमें टेन थीटा इज़ द फंक्शन ऑफ पीरियड। अच्छा जी, अब क्या है कि पीरियड का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू का एक हमारे पास जो है एक वन रेवोल्यूशन में एक पीरियड होता है। कॉस थीटा का 2 पाई होता है, साइन थीटा का भी 2 पाई होता है, और टेन थीटा का पाई होता है, और बाद बात एन पाई भी लिखा जा सकता है। तो लिहाजा यहाँ पाई है तो 7 है, जो कि बहुत ही सिंपल दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दिया है, आपसे पूछा गया है कि ये आइडेंटिटी है, डायगोनल है। तो याद रखें कि आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस यकीनी तौर पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पे चूँकि इसका बी ऑप्शन है, डायगोनल है, चूँकि आपको पता है कि यहाँ पे 1 और -1 डिफरेंट है। तो इससे आगे लिखा हुआ है कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए row of matrix is multiplied by the sum numbers k, then the matrix is dash। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट आप कह सकते हैं कि हम जो पढ़ते हैं उससे मुताबिक नहीं है। तो इसके ऊपर जो एक स्टेटमेंट है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इसका मल्टीपल ऑफ के ऑप्शन होगा, बाय के होगा। और याद रखें नंबर 9 में आपसे माइनर M23 पूछा है। अच्छा, याद रखें कि को फैक्टर, एक तो को फैक्टर्स होता है और एक माइनर होता है। तो माइनर के अंदर जो है हम नेगेटिव नहीं लगाते, जैसे कि आपकी खिदमत में सामने आया था, आपने देखा था। तो उसी लिहाज से, और उसके बाद नंबर 10 के ऊपर भी कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन पूछी हुई है जो आपकी खिदमत में पेश कर दी। आप इसे देखें, स्टिल करके देखें, यकीनन आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिसे याद रखना पड़ता है। अच्छा, 11th के अंदर जो है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो नॉर्मली ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़े हैं उन्हें पता है कि जब दो इक्वेशन दी जाए तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यूज़ बना के रख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने वाई की वैल्यू बनाई है y = 2 + x। तो जो हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है y = x², ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इस जगह पे हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। अच्छा, तमाम स्टूडेंट देख ले कि ये मैंने x² - x - 2 लिखा है, लेकिन चलो मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ। -2 है, और यहाँ पे अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो 2x के आंसर्स आएंगे, तो 2y के भी आएंगे। तो मिडिल टर्म बहुत अच्छी आनी चाहिए। ये मैं अपने छोटी क्लास के भी स्टूडेंट्स को 9-10 को बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि ना सिर्फ 9-10 के अंदर ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि बड़ी क्लासों में भी इसका किरदार बहुत ज़्यादा है। तो ये 2x की वैल्यूज़ आ गई। अब जाहिर सी बात है 2x के बाद 2y की वैल्यूज़ भी हमें चाहिए। और इंटरसेक्शन पॉइंट कर्व के साथ यानी कि पैराबोला के साथ लाइन के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ सकते हैं, और 1 का भी पॉसिबल हो सकता है अगर वो वर्टेक्स से पास हो रहा हो। तो यहाँ पे पहला आंसर आ चुका है, देखें 2,4। और सेकंड जो है x की वैल्यू -1 रखने पे आपके पास आंसर इसका y का 1 आ गया। तो अब आप देख लीजिएगा कि कौन से इससे रिलेटेड ऑप्शन है करेक्ट। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसके मुताबिक, और ग़ालिबन बी है, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे नंबर 12 में आपको बताना है कि इक्वेशन बतानी है जो कि 2 पॉइंट्स दिए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से पास हो रही है। सबसे पहले ये याद रखें कि यहाँ पे एक से ज़ायद टेक्निक्स है। अगर आप हर पॉइंट को एक्स और वाई रख के लेफ़्ट और राइट अगर आपका इक्वल आता है तो इस तरह भी वो चेक किया जा सकता है, चूँकि जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर होता है वो लाजमी तौर पे इक्वेशन में रखने से लेफ़्ट और राइट इक्वल होता है। लेकिन चूँकि पॉइंट्स आपको दो दिए हैं, काफ़ी टाइम लग सकता है, तो बेहतर है कि आप जो है वो स्लोप निकाल लें।
और स्लोप निकालने के बाद आप उसकी इक्वेशन बना लें तो इस झंझट से बच जाएंगे, चूँकि सेकेंड ईयर के आपके स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से ये क्वेश्चन ताल्लुक़ रखता है। और उसी के मुताबिक आप अगर इसे सॉल्व करें, इक्वेशन का पता होना चाहिए आपको और स्लोप निकालने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे स्लोप आपका 4 आया है और आपको इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला आपको इक्वेशन का अप्लाई करना है। फिर दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आप रख सकते हैं x1 और y1 की जगह पे, और इस तरीके से जो आपकी इक्वेशन इससे मैच हो जाएगी तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे जैसे हमारे पास इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे तमाम ऑप्शन में इक्वल्स टू से पहले है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है इससे मैच कर गया। तो अब इसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं नंबर 13 में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन पूछी गई है। तो ये इंतहाई आसान है कि इसमें जैसे y की हम इक्वेशन बनाते हैं, तो y की जैसी हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो एक तरह से हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है, जो इससे मतलब रिलेटेड एक फार्मूला भी है और उसी के नाम से ये कहा गया है कि स्लोप इंटरसेप्ट है। अब चूँकि कांस्टेंट कोई नहीं है तो -3 के नीचे 4 आ जाएगा, तो यही हमारा सी ऑप्शन से मैच कर गया। अब नंबर 14 है, तो 14 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज़ बिलो द लाइन। अब इसमें चूँकि पॉइंट बहुत सारे हैं और अब बहुत सारे होने के बाद यही है कि आप रफली तौर पे इसे चेक करें कि कौन सा बिलो है कौन सा अबव है। याद रखें कि हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की दी गई है, इसमें y का जो कोफिशिएंट है b वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसकी बुनियाद पे हमने पहले पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया है। क्योंकि b अगर आपका नेगेटिव होगा तो फिर आपका आंसर नहीं निकलेगा। उसके बाद जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आप अपनी अकल से जजमेंट करें कि कौन सा पॉइंट है जो रखने के बाद आपके पास जो है वो नेगेटिव के अंदर आता है। क्योंकि बिलो की सूरत में इसका आंसर 0 से छोटा आना चाहिए, यानी x और y की वैल्यू रख के, और बिलो उस सूरत में आता है जब दोनों वैल्यूज़ आपकी मतलब x और y की रख के 0 से बड़ी हो। तो बहुत सारे नंबरों में आपने थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास हमने अगर फ़र्ज़ करें हमें मालूम नहीं है, हम हर नंबर रख रहे हैं, तो यकीनी तौर पे हमें ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। जैसे पहले आंसर 3 आया जो 0 से बड़ा है, ये तो अबव है, यानी कि ये लाइन के ऊपर पॉइंट है। फिर हमने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट किया जिसमें हमें उम्मीद थी कि वो नेगेटिव आएगा और वो नेगेटिव ही आया। तो आप भी अपनी अकल को इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से नीचे होगा तो वो बिलो पॉइंट होगा, यानी कि लाइन से नीचे होगा। तो ऑप्शन इसमें बी वाला है, और यकीनी तौर पे यही ऑप्शन अगर डी होता, हर एक को ट्राई करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था। तो थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। विच सेट नंबर 15 है, विच सेट ऑफ द पॉइंट्स इज कॉलोनियर। अब होता ये है कि कॉलोनियर को पहले समझे है क्या, तो साथ साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और इसके भी दो तरीक़ेकार है। एक सीधी लाइन जो होती है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट हों वो सारे कॉलोनियर पॉइंट कहलाते हैं, और नॉन कॉलोनियर होते हैं तो ट्राइंगल बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो यहाँ पे अब एक तो है कि अगर आप इसका मतलब कि एरिया निकालें तो एरिया 0 हो, ठीक है। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप इसके 2 टाइम में अगर इसके स्लोप निकाल लें और दोनों बार स्लोप अगर आपका सेम आ जाता है, तो इस सूरत में भी ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे दो तरीके कार हैं। जैसे कि पहले मैंने इसको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखा था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बाज़ जगह दो तरीके होते हैं, बाज़ जगह एक ही तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पे इनके स्लोप्स निकालने शुरू किए, और जैसे स्लोप मैं निकालूँगा, अब यहाँ पे जैसे पहला स्लोप आपका -1 आ रहा है पहले पॉइंट पे, यानी कि अगर हम ए पॉइंट को चेक कर रहे हैं, और दूसरे में हमारे पास जो है वो नहीं आ रहा -1, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट तो कॉलोनियर नहीं हो सकता। तो आप बी वाले को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर आप इसको एरिया निकाल लें डिटरमिनेंट्स के फार्मूले से, और अगर एरिया इसका 0 आ रहा है
तो उसमें भी तो आपको कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिहाजा अब हम बी पॉइंट को चेक कर रहे हैं, तो पहले 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास -3 स्लोप आया, और सेकंड में भी हम करके देखते हैं, और यहाँ पे हमें उम्मीद है कि हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे -16 + 2, तो नीचे जो है हमारे पास, अब आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है -3 आ गया, और इस तरीके से सी वाला हमारा आंसर जो है वो मैच हुआ है। ठीक है, ऊपर मैंने पॉइंट्स भी दिखा दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि करेक्ट आंसर इस तरह दूर होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब सिस्टीन का जो आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया है, तो याद रखेंगे ये इससे पिछले साल भी आया था, उसमें उन्होंने इंक्रीजिंग कहा था। तो डाइवर्जेंट इसका जो है आंसर है, चूँकि ये कंटिन्यू पिछले साल भी पॉइंट आया है, इस साल भी आया है, और याद रखें इसको। और कुछ चीज़ें डेफिनेशन से मुतालिक होती हैं। अब 17 पॉइंट है, इसके अंदर आपको लिमिट दी हुई है, तो टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा आपके सामने दूसरे तरीके से आ रहे। तो यहाँ पे जो लिमिट है इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लिमिट को जैसे ही अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो इसका पूरा आंसर 1 आ जाता है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन ले रहे हैं, नीचे से भी ले रहे हैं। कैंसिल करने के बाद जैसे एक्स की वैल्यू रखते हैं तो 1/0 होता है, जो ऊपर जाके पूरे को ज़ीरो कर सकता है। तो देख सकते हैं कि क्या तरीक़ाकार है। अब 18 के अंदर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव पूछा है कोसेक का, तो वो है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, याद होना चाहिए, ए ऑप्शन है। 19 के अंदर उन्होंने 2 बार डेरिवेटिव लेने को कहा है। पहली बार लिया तो 3x² + cos x आया, सेकंड टाइम में उसी का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 6x - sin x आया था, और ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, चूँकि 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है। और इसके बाद 20 पॉइंट है, इसमें आपको अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 दी हुई है, और ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव 4x ऑलरेडी आगे मौजूद है। और जब मौजूद है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है कि ब्रैकेट की पावर में 1 ऐड करना है, और जो कि ऊपर भी आ जाएगा, 1 ऐड करके नीचे भी आ जाएगा। और नीचे आने के बाद इंशाल्लाह आप उससे सॉल्व करेंगे तो एक बार आपने वैल्यू रखनी है अपर लिमिट के लिहाज से, एक बार वैल्यू रखनी है लोअर लिमिट के लिहाज से। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।